जरा सोच के देखिए कि किसी को अरेस्ट कर लेती है पुलिस, लेकिन उसे ठीक से कुछ भी बताया नहीं गया। ना कोई लिखित कारण बताए गए, ना ही उनकी समझ की भाषा में कोई जानकारी दी गई, और अगली सुबह मैजिस्ट्रेट उनको जेल भेज दे। जरा ध्यान से सुनिए अब। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि जो ऐसी गिरफ्तारी है वो बिल्कुल अवैध है, वो वैध नहीं है। ऐसी रिमांड जो है वो अमान्य है और आरोपी को रिहा किया जाना ही चाहिए। ये कोई तकनीकी बहाना नहीं है, ये मामला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, संवैधानिक अधिकारों और पुलिस शक्ति की सीमाओं का। आज हम समझेंगे 2025 के सबसे शक्तिशाली आपराधिक कानून के फैसलों में से एक, मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य। केस का नाम है मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 2025 सुप्रीम कोर्ट बहुत महत्वपूर्ण केस है जिसमें नेशन वाइड गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई हैं अरेस्ट को लेकर। अरेस्ट पर पूरा का पूरा आप ये मान लीजिए नई गाइडलाइन, नए दिशा निर्देश है, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं नून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में इस केस में क्या कहा। केस का नाम मैं आपको फिर से बता देता हूं, मिहिर राजेश शाह बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2025। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा? इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि गिरफ्तारी के लिखित आधार देना अब हर आपराधिक मामले में अनिवार्य होगा। केवल विशेष कानूनों जैसे कि पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और यूएपीए तक सीमित नहीं है, बल्कि हर अपराध में गिरफ्तारी के लिखित ग्राउंड्स आपको देने होंगे, रिटर्न ग्राउंड्स देने होंगे हर आपराधिक मामले में। विशेष कानूनों में नहीं, पीएमएलए और यूएपीए तक नहीं, बल्कि अब हर अपराध में, चाहे वो पुराने वाले कोड आईपीसी के तहत हुआ हो या नए भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हुआ हो या फिर सामान्य पुलिस गिरफ्तारियों में हो, लिखित ग्राउंड आपको देने ही पड़ेंगे। कोर्ट ने कहा कि यदि गिरफ्तारी के लिखित जो आधार हैं, लिखित ग्राउंड्स हैं, रिटर्न ग्राउंड्स हैं, उस भाषा में नहीं दिए गए हैं जिसे आरोपी समझता है और मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले नहीं दिए गए हैं, तो वो गिरफ्तारी जो है वो अवैध हो जाएगी, जो रिमांड है वो भी अवैध हो जाएगा और हिरासत जो है वो कानूनन समाप्त हो जाएगी। ये सुरक्षा सीधे संविधान के अनुच्छेद 22 उपखंड 1 और अनुच्छेद 21 से निकलती है। ये जो प्रोटेक्शन है ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और आर्टिकल 21 से निकलती है। अब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या संवैधानिक आधार बनाया, अनुच्छेद 21 और 22 को। कोर्ट ने बहुत सख्ती से इस मामले के अंदर कहा कि गिरफ्तारी के आधार बताना कोई औपचारिकता नहीं है, ये एक अनिवार्य संवैधानिक सुरक्षा है और अनुच्छेद 22 उपखंड 1 के तहत हर गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार है। यह अधिकार व्यक्ति को सक्षम बनाता है किस चीज में? अपने खिलाफ आरोपों को समझने में, वकील से सलाह लेने में और अवैध हिरासत को चुनौती देने में। जमानत के लिए आवेदन करने में भी ये लिखित जो ग्राउंड है वो मदद करते हैं। कोर्ट ने यह कहा कि यदि गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया है तो स्वतंत्रता निरर्थक हो जाती है। ऐसी स्वतंत्रता के कोई मायने नहीं है अगर गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए हैं। इसलिए ये अधिकार सीधे अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये भी बताइएगा आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। बात करते हैं लिखित आधार बनाम भाषा की अनिवार्यता की। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात स्पष्ट की है कि गिरफ्तारी के जो आधार हैं वो लिखित होने चाहिए, लिखित में होने चाहिए, रिटर्न में होने चाहिए और उसी भाषा में होने चाहिए जिसे आरोपी समझता है, जिसे एक्यूज समझता है। यहां पर कोर्ट ने एक चेतावनी दी, केवल मौखिक रूप से पढ़ देना पर्याप्त नहीं है और ऐसी भाषा में देना जिसे आरोपी नहीं समझता वो भी असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसके पीछे का कारण क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने? वो कारण बताया गया क्योंकि जो संवैधानिक अधिकार हैं वो वास्तविक होने चाहिए, दिखावटी नहीं होने चाहिए। और कोर्ट ने यह भी कहा यदि आरोपी आधार ही नहीं समझ पाया तो अनुच्छेद 22 की सुरक्षा अर्थहीन हो जाती है। लिखित आधारों की बात करें तो वो आरोपी की रक्षा करते हैं, जांच एजेंसी की भी सुरक्षा करते हैं और बाद में न्यायिक जांच में भी सहायक होते हैं। अब जो 2 घंटे का नियम है उसको समझते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? रिमांड से 2 घंटे पहले का सख्त नियम है।
इस फैसले में एक और स्पष्ट और कठोर समय सीमा तय की है कि गिरफ्तारी के जो लिखित आधार दिए जाने चाहिए वो गिरफ्तारी के समय दिए जाएं, अरेस्ट के टाइम दिए जाएं, या फिर गिरफ्तारी के तुरंत बाद दिए जाएं, या फिर अधिकतम मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी से कम 2 घंटे पहले देने होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जो गिरफ्तारी के जो लिखित आधार हैं वो कब दिए जाने चाहिए, वो गिरफ्तारी के समय दिए जाएं, या फिर गिरफ्तारी के तुरंत बाद दिए जाएं, या फिर अधिकतम मैजिस्ट्रेट के सामने जो पेशी है उसमें कम से कम 2 घंटे पहले ये ग्राउंड दिए जाने चाहिए। और यदि ये समय सीमा पूरी नहीं हुई तो गिरफ्तारी अवैध होगी, रिमांड अवैध होगा और आरोपी को रिहाई का भी अधिकार होगा। कोर्ट ने केवल असाधारण परिस्थितियों यानी कि जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं उसमें मौखिक सूचना की अनुमति दी है। कब? जब अपराध पुलिस के सामने ही अगर घटित हो रहा है तो वहां पर लिखित ग्राउंड देने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप मौखिक रूप से भी बता सकते हैं। लेकिन तब भी लिखित अनिवार्य आधार देना अनिवार्य है। बाद में रिमांड से पहले किसी भी हालत में आपको लिखित ग्राउंड देने ही होंगे, मगर आप उस टाइम अरेस्ट कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हाई कोर्ट का फैसला इस केस में क्यों पलटा गया, उसको समझते हैं। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना था कि गिरफ्तारी के आधार सही तरीके से नहीं दिए गए हैं। फिर भी उसने गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना क्योंकि अपराध गंभीर था और आरोपी के भागने की आशंका थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता जो है संवैधानिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकती, और दूसरा स्वतंत्रता पुलिस सुविधा पर निर्भर नहीं हो सकती, और तीसरा प्रक्रिया ही आपराधिक न्याय की आत्मा है। जो प्रोसीजर है वही आपराधिक क्रिमिनल जस्टिस की सोल है। संविधान सभी के लिए समान है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप क्या सोचते हैं कि क्या अब देश भर की पुलिस इस लिखित गिरफ्तारी आधार नियम का पालन करेगी? आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, यस और नो में, और उसके पीछे का कारण भी बताइएगा। अब समझते हैं कि इस फैसले के, इस जस्टिस और इस जुडिशियल डिसीजन के क्या इंपैक्ट पड़ने वाले हैं, उसको समझते हैं। ये फैसला जो भारत में अरेस्टिंग लॉ है, गिरफ्तारी का कानून है, उसकी दिशा बदल देता है। पुलिस की जवाबदेही बढ़ेगी और मनमानी गिरफ्तारियां जो हैं वो घटेंगी, और मैजिस्ट्रेट को जांच करनी होगी, और जमानत कानून जो है वो और मजबूत होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वतंत्रता को सुविधा से ऊपर रखा गया है, यानी कि जो आपका इंडिपेंडेंस है, जो फ्रीडम है, उसको पुलिस कन्वीनियंस से ज्यादा ऊपर रखा गया है। कोर्ट ने यहाँ पर साफ कहा है कि गिरफ्तारी जो है वो सजा नहीं है, दूसरा प्रक्रिया को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, और तीसरा संवैधानिक अधिकार समझौते योग्य नहीं होते। ये फैसला जो है हर जमानत याचिका में मेंशन होगा, मतलब, और उसके साथ साथ अवैध गिरफ्तारी के मामलों में हथियार भी बनेगा, और न्यायिक परीक्षा के कोर टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आपको पता है कि अरेस्ट वाला जो टॉपिक आता है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो अंत में एक सीधी सच्चाई यही है कि लिखित गिरफ्तारी आधार नहीं तो अब वैध हिरासत नहीं मिलेगी। जो मैजिस्ट्रेट है वो लीगल डिटेंशन ऑथराइज नहीं कर सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो किसी को अरेस्ट करने से पहले, अरेस्ट करने के या तुरंत मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से कम 2 घंटे पहले तक उस व्यक्ति को अरेस्ट के ग्राउंड लिखित में दे दिए होने चाहिए, और वो भी उसके समझने वाली भाषा के अंदर। ये फैसला जो है एक बैलेंस स्थापित करता है, संतुलन स्थापित करता है राज्य की शक्ति में, व्यक्ति की स्वतंत्रता में, और हर प्राधिकरण को याद दिलाता है कि संविधान अब कोई विकल्प नहीं है, मानना ही है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। अगर आप चाहते हैं कि जुडिशरी एग्जाम नोट्स, जमानत गिरफ्तारी पर डीप क्लैरिटी और ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट फैसलों की सीरीज या शॉर्ट्स और रील कंटेंट आप देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके जितना साझा हो सके, जितना शेयर हो सके उतना शेयर करिएगा। और आप जुडिशरी और एपीओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से हमारे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।